हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने कल इंग्लिश की क्लास कवर की थी। आज हम रखेंगे तुम्हारे लोगों की हिस्ट्री की क्लास। मौर्य साम्राज्य चल रहा था। मौर्य साम्राज्य में हम बिंदुसार को कवर करा चुके थे और बिंदुसार के बाद अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनेगा अशोक। कुछ दिन तक उनके बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम ने भी शासन किया था। देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जो बिंदुसार है, बिंदुसार का जो बड़ा लड़का था वो था सुसीम, और सुसीम ने 3 साल तक शासन किया ज्यादातर, और इसके बाद शासनकाल अशोक ने संभाला है। अशोक का शासनकाल काफी समय तक रहा है। अशोक के बारे में आज हम लेकर चलेंगे। तो आज का जो राजा रहेगा वो रहेगा मौर्य वंश का तीसरा राजा, सम्राट अशोक। चलो देखते हैं भाई। पहले नंबर, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में आज का जो राजा रहेगा वो रहेगा अशोक। अशोक के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे कैसे अपने भाइयों की हत्या की, किस प्रकार से उसने अपने 100 भाइयों की हत्या की, और आज महान राजाओं में गिना जाता है। भारत की जो मतलब पहचान चिन्ह है, राज चिन्ह है, वो भी अशोक चिन्ह है, अशोक की लाट है। ये सारी चीजें आज विधिवत जानकारी तुम्हें मिलेगी। फुल क्लास लास्ट तक बने रहें और एकदम क्लास को अच्छे तरीके से देखें और शेयर करें। देखो, अशोक के सबसे पहले हमें आज जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में तुम्हें जानकारी देंगे। तो सबसे पहली चीज रहेगी अशोक के पिता। तो अशोक के जो पिता थे उनका नाम, ठीक है, पहली क्लास। फिर इसके बाद हम रखेंगे उनकी माता का नाम, फिर अशोक का जन्म, और जन्म के बाद उनकी मृत्यु। ये विशेषकर चीजें हैं, इनको ध्यान से समझें। और हाँ, राज सिंहासन पर कब बैठे, यानी कि राज सिंहासन पर बैठे, इन सब चीजों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले पिता। पिता तो इनके बिंदुसार थे, ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हम पिछले वीडियो में तुम्हें समझा चुके हैं। वीडियो अच्छे तरीके से देखो, बहुत अच्छे से बिंदुसार पढ़ाया है। और इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, ठीक है, इनकी माता का नाम था। इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। राज सिंहासन पर अशोक बैठे 269 ईसा पूर्व। एक चीज विशेष कर ध्यान देके चलेंगे, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी 273 ईसा पूर्व। तो ये 3 साल तक कहां रहे, ये समय जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते भाई। ये चीज एकदम विशेषकर ध्यान देने वाली है, इस पॉइंट को समझें। 3 साल तक अशोक का जो सिस्टम था वो कहां रहे, अशोक का जो शासन था ये कहां 3 साल तक रहे, तो ये चीज एक समझने वाली है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। इतना पहले पॉइंट नोट करें, फिर हम विशेषकर तुम्हें एक बात पूरी विधिवत समझाएंगे, किस तरीके से अशोक ने शासन किया और किस तरीके से अशोक आगे चले। चलो भाई, इतना नोट कर लें, हम आगे चलते हैं। चलो, अब एक चीज ध्यान रखना, क्या है कि 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व और 269 ईसा पूर्व अशोक गद्दी पर बैठ रहे हैं। कितने साल का गैप है, कैरी किया, इधर हो गए 13, 13 से 9 गई 4। ये 4 वर्ष जो थे वो शासनकाल के हमें देखने हैं। अब एक चीज ध्यान रखें, जो सुसीम था बिंदुसार का बड़ा लड़का, बिंदुसार की 16 रानियां थीं। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करें। बिंदुसार की 16 रानियां थी जिनके 101 पुत्र हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, बिंदुसार की 16 रानियों के 101 पुत्र थे। 16 रानियों के 101 पुत्र थे, और सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम। सबसे बड़ा पुत्र, ये देखो बिंदुसार की बात चल रही है, सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम। सुसीम तक्षशिला का, तक्षशिला जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, तक्षशिला वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में, और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। ये सब प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। भारत जो है ना विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला जो विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था और नालंदा था, यही 2 विश्वविद्यालय थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो पुत्र था सुसीम, वो तक्षशिला का
समझते चले, पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट। तक्षशिला का प्रांतपाल था। प्रांतपाल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक जैसे राजा होता है, राजा क्या करता है, पूरा साम्राज्य तो देख नहीं सकता है, तो वो जो प्रांत बटे होते हैं उनमें एक एक प्रांतपाल नियुक्त कर दिए जाते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में मान लो मुख्यमंत्री, ऐसे तरीके से समझ लो तुम लोग, प्राचीन समय में क्या होता था, राजा एक साथ तो देख नहीं सकता है, अब प्रधानमंत्री एक साथ तो देख नहीं सकते हैं पूरे देश को, तो डिवाइड कर दिया जाता है प्रदेश को। जैसे प्रदेश है वैसे पहले प्रांत थे, और प्रांत में एक शासक नियुक्त होता था, वो होता था प्रांतपाल। और प्रांतपाल ही था सुसीम, कहां का, तक्षशिला का। तक्षशिला में एक बार विद्रोह हो गया, वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया भाई। जब विद्रोह कर दिया तो बिंदुसार उस टाइम शासन कर रहा था। शासन कौन कर रहा था, बिंदुसार। अब विद्रोह हुआ कहां पे, तक्षशिला में। और बिंदुसार जानता था कि जो सबसे हमारा अनुभवी और सबसे अच्छा नेतृत्व करने वाला पुत्र है तो वो है अशोक। अशोक को वो विद्रोह दबाने के लिए, यानी जो तक्षशिला विद्रोह, कौन सा विद्रोह, तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए देखो, तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए अशोक ने अशोक को भेजा। अब जैसे ही अशोक वहां पहुंचा तक्षशिला, तो अशोक जैसे ही तक्षशिला पहुंचा तो वहां का विद्रोह अपने आप, वहां के लोग इतने डर गए, अशोक इतनी सेना के साथ पहुंचा कि वहां के डर के सारा विद्रोह क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक का जो डर था वो बहुत मतलब विकट तरीके से था, बहुत ज्यादा डरते थे उससे लोग। यही चीज इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला विद्रोह अपने आप क्यों दब गया, क्योंकि अशोक बहुत ही ज्यादा सम्राट शक्तिशाली था, और उसके पिता ने उस पर उम्मीद जता के उसको तक्षशिला में भेजा कि भाई की रक्षा करने पहुंचो, तुम बड़े भाई की रक्षा करने के लिए पहुंचो। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, वो पहुंच गया, उसने विद्रोह दबा दिया। शासन इसी प्रकार से चल रहा था। आगे चलते हैं। अब शासन इस प्रकार से चल रहा था, और हुआ क्या, अच्छे तरीके से तुम लोग वीडियो देखते रहो, तैयारी एकदम पूरी बना के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। तैयारी तो हम करवाएंगे जबरदस्त तरीके से तुम्हारे लोगों की, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइबर बढ़वाओ, बस कायदे से लगे रहो। हुआ क्या, जब तक्षशिला विद्रोह समाप्त हो गया तो सुसीम ने, जो सुसीम था, सुसीम ने उत्तराधिकारी बनने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि बिंदुसार के पास आकर किसने, सुसीम ने अपनी बात रखी कि अब अगले उत्तराधिकारी हम होंगे। तो बिंदुसार ने उत्तराधिकारी के रूप में बोल दिया, हाँ तुम ही शासन संभालो। तो क्या हुआ कि इसने अशोक को निर्वासन के लिए भिजवा दिया। अशोक को निर्वासन के लिए भिजवा दिया, कहां पर, निर्वासन के लिए। देखो सुसीम अब अपने भाई के साथ में चाल खेल रहा है कि इसको अगर हम जान रहे हैं कि अगर ये ज्यादा दिक्कत करेगा यही राजा बन जाएगा, तो सुसीम ने निर्वासन के लिए कलिंग में भिजवा दिया। कहां भिजवा दिया, कलिंग में। अभी कलिंग के युद्ध का भी वर्णन करेंगे। कलिंग भिजवा दिया, भेज दिया, और कहने पे किसके, मात्र बिंदुसार के कहने पे। कलिंग में जब भेज दिया, निर्वासन का मतलब क्या होता है, राजा निर्वास में रहेगा, मतलब पहचान छिपा के अपने, मतलब कि गुप्त रूप से रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा यहां रह रहा है, और वो उसी राज्य में रहता रहेगा। तो वो कलिंग में रह रहा था। तो कलिंग में एक मत्स्य पुत्री, मत्स्य पुत्री कारुवाकी से अशोक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पुत्री कारुवाकी से अशोक को प्रेम हो गया। अशोक को प्रेम हो गया।
हो गया। ये इनकी एक पत्नी है कारूबाकी, याद रखिए ये पॉइंट है भाई, कारूबाकी अशोक की पत्नी है। अब हुआ क्या, सुसीम ने इसको भेज दिया। अब ये 2-3 साल तक वहां रह रहा है, यानी शासन इस टाइम कौन कर रहा है, शासन स्टार्ट कर दिया सुसीम ने। सुसीम शासन करना प्रारंभ कर चुका है, कुछ दिन तक शासन कर रहा है। हुआ क्या, ये रह रहा है यहां पर, उसी बीच में उज्जैन में एक विद्रोह छिड़ गया भाई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। उज्जैन किस प्रकार से अशोक अब अपने मतलब भाइयों को उसने क्यों मारा, कैसे मारा, उसके बारे में पूरी क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। उज्जैन में क्या हुआ, विद्रोह। उज्जैन में विद्रोह हो गया भाई, यानी कि जो प्रांतपाल था वहां का, उसके खिलाफ विद्रोह हो गया। उज्जैन में विद्रोह हो गया और विद्रोह को दबाने के लिए, अब देखो बिंदुसार जानते थे कि अब विद्रोह दबा नहीं सकता कोई, दबाने के लिए सिर्फ एक ही आएगा, बिंदुसार। बिंदुसार जानते थे दबाने के लिए कौन आएगा, अशोक। बिंदुसार की बात पता है कि सम्राट अशोक ही बनना है। उज्जैन में विद्रोह हो गया और विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन, यानी जो निर्वास में रहता था, निर्वास का मतलब यही होता है एकांत में अकेले रहना, निर्वासन से बुलाकर उज्जैन भेजा। कहाँ भेजा भाई, उज्जैन भेजा। ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझते चलें। क्या है, उज्जैन में विद्रोह हो गया, विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन से बुलाकर उज्जैन भेजा। अब उज्जैन में जब वो पहुंच गया तो उज्जैन में उसने जो विद्रोह था वो कर दिया समाप्त। विद्रोह समाप्त करने के बाद में वो लौटा नहीं, वहीं पर रुक गया। कौन, अशोक। लेकिन वहीं पर अपने पिता की सेवा में लग गया। क्या हुआ कि वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे बिंदुसार, और बिंदुसार की मतलब डेथ होने वाली थी। तो हुआ क्या, उधर उस टाइम पे तुम्हारा ये सुसीम था। सुसीम ने क्या किया, सुसीम जान चुका था कि अब अशोक शासक बन जाएगा। उसने अशोक की माता की हत्या कर दी, यानी कि सुसीम ने और जो भी सौतेले भाई थे, सुसीम और सौतेले भाइयों और सौतेले भाइयों ने मिलकर, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, भाइयों ने मिलकर। हमने फिर बोला इतिहास को हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि रटते चले पॉइंट, हमें एक कहानी से जोड़ के चलना है, एक पॉइंट बना के। अभी एक थ्योरी हम लेके चलेंगे, पूरी कहानी एकदम से तुम्हारे अशोक दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। हुआ क्या, सुसीम और सौतेले भाइयों ने मिलकर अशोक की माता कौन थी, सुभद्रांगी। अशोक की माता की हत्या कर दी, माता की क्या कर दी, हत्या कर दी। जैसे इस बात की सूचना अशोक को मिली, अशोक तुरंत ही कहां पहुंच गया भाई, अब दरबार में, शासन मगध साम्राज्य में पहुंचा जाके तुरंत। अशोक का एक नाम और लिख लें भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। अशोक का एक अन्य नाम और है, उसको देव नाम प्रियदर्शी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करें। अशोक का अन्य नाम किसका है, अशोक का। देखो भाई, देव नाम प्रियदर्शी, ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे ही अशोक को पता चला कि उसकी माता की हत्या कर दी, राज सिंहासन में पहुंच के उसने अपने, यानी कि राजमहल पहुंचकर, राजमहल में पहुंचकर
पहुंचकर राजमहल में पहुंचकर अशोक ने अपने सभी सौतेले भाइयों की, अब देखो रीजन क्या है, सिंहासन तो उसको चाहिए ही था, बाद में वो ऐसा कारण ही बनता चला गया कि अपने भाइयों की उसे हत्या करनी पड़ी अपनी माता जी का बदला लेने के लिए। जब माता उसकी मर चुकी थी, अब अशोक के पास पॉइंट आ गया कि हमें अब तो कुछ नहीं छोड़ना है। बिंदुसार तब तक मरणासन स्थिति में थे और वो मर भी चुके। तब तक इधर अशोक ने क्या किया, राजमहल में पहुंचकर अशोक ने अपने सभी सौतेले भाइयों की हत्या कर दी। सौतेले भाइयों की हत्या कर दी। और अब क्या करेगा भाई, और राजगद्दी पर बैठ गया। कौन? अशोक। आज से शासन अब अशोक का शुरू हो गया, यानी कि जहां उसने हत्या कर दी किसकी, सारे जितने सौतेले भाई थे सभी सौतेले भाइयों की हत्या कर दी। कुल 101 पुत्र थे किसके, बिंदुसार के, 16 रानियों में, और उनमें से 100 की हत्या अशोक ने कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। ये पॉइंट है एक, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करें। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट हम और लिखाना चाहते हैं, नोट कर लें इसको भी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, पॉइंट छूटने नहीं देंगे। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने दी। अब राजगद्दी पर कब बैठा था, हमने पॉइंट तुम्हें बता दिया, 269 ईसा पूर्व। या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इतना नोट कर लें, फिर हम आगे लेकर तुम्हें चलें भाई, इतना नोट कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो हमने तुम लोगों को बता दिया, इतना नोट कर लें भाई। चलो इतना पॉइंट नोट कर लें। चलो अब हम आगे लेकर चलते हैं। क्लास हमारी थोड़ी तेज रहती है, तुम लोग अपनी स्पीड कम करके देख लिया करें या फिर रिवर्स करके देख लिया करें, वीडियो पूरा देखें, बस समझते चलें। अब क्या है देखते हैं भाई। राज सिंहासन पर अशोक बैठ चुका है भाई। अशोक की पत्नियों के बारे में भी जिक्र कर लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तुम लोगों को अशोक की सब पत्नियां पता होनी चाहिए। तो अशोक की पत्नियां नोट कर लें भाई, यानी कि अशोक की पत्नियां देख लो भाई, पत्नियां अशोक की नोट कर लें। कौन थी? एक तो थी कारुबाकी, तिस्रक्षिता, एक पत्नी का नाम देवी था। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बना। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली पत्नी कौन थी अशोक के जीवन में? सबसे ज्यादा अशोक को प्रभावित करने वाली पत्नी कौन थी? कारुबाकी, और सबसे ज्यादा प्रेम इसी से करता था। जब ये निर्वासन में गया था तभी इससे प्रेम हुआ था। किससे? कारुबाकी से। तो कारुबाकी से प्रेम करता था, इसलिए वो सबसे ज्यादा बात किसकी मानता था? कारुबाकी की। राजाओं की रानियां बहुत सी होती थी, लेकिन कुछ रानियां उनको ज्यादा प्रभावित करती थी, जिनके कहने पर वो हर काम करते थे। अब देखो, समझो बात को। अशोक को सर्वाधिक प्रभावित, ये पॉइंट है, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए अशोक को प्रभावित करने वाली, सर्वाधिक प्रभावित करने वाली रानी कौन थी, तो कारुबाकी। ये पॉइंट है भाई। मौर्य साम्राज्य में सबसे महान सम्राट कौन हुआ है? अशोक। और एक चीज याद रखें, अशोक जो था ना,
इतने पॉइंट्स हैं कि ये समझ लो माइंड में घूमते रहते हैं चारों तरफ, कौन से पॉइंट्स दें। सारे पॉइंट्स जब आते रहते हैं उसी प्रकार से हम देते रहते हैं। तो अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बहुत से पॉइंट्स हैं, हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पत्नी कारुवाकी कौन थी? कारुवाकी। अशोक की एक क्वालिटी थी, देखो लिख लो भाई, भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे महान शासक अशोक ही हुआ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को ही कहते हैं, चारों दिशाओं में इसका साम्राज्य था। इसलिए भारतीय इतिहास में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतिहास में सबसे महान शासक, महान शासक, महान शासक अशोक। कौन हुआ भाई? अशोक। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखाने जा रहे हैं। अशोक का जो जितना क्षेत्र था, कितने क्षेत्र पर वो अपना राज करता था, देखो वो अशोक का राज क्षेत्र, अशोक का राज्य क्षेत्र, अशोक का राज्य क्षेत्र, अशोक का जो राज्य क्षेत्र था वो असम से लेकर ईरान तक होता था। कहां तक होता था? ईरान तक। असम से लेकर कहां तक? ईरान तक। देखो वर्तमान समय में अगर हम देखना चाहें, ये पॉइंट नोट करें, वर्तमान में अशोक का अगर हम शासन देखना चाहें तो कहां कहां था? वर्तमान समय के हिसाब से, वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार अगर हम देखना चाहें तो म्यांमार, यानी म्यांमार में भी शासन किसका था? अशोक का, वर्मा जिसको बोलते हैं। म्यांमार के बाद श्रीलंका, भारत तो पूरा ही पूरा, इसके बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, ये उसके शासन में आने वाले क्षेत्र थे। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद करें और लिखें। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला भाई, श्रीनगर एक ही है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। देखो जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है, ये भी लिख लें, पॉइंट है। आ जाता है तो तुम लोगों को नोट करवा देते हैं। देखो भाई ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स लिखा रहे हैं तुम्हारे लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हम अपना तन मन झोंक के देते हैं, हमें ये मतलब नहीं व्यूज कितने जाएंगे, कितनी लाइक्स जाएंगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमें ये तो नहीं रहता। लेकिन हमें इतना रहता, अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं तुम्हारे लोगों के लिए। हम अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। देखो जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन, देखो जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है। ये पुस्तक किसकी थी? कल्हड़ की। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी नामक ग्रंथ, देखो ग्रंथ में मिलती है। इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे कल्हड़। कौन थे? कल्हड़। समझ रहे हो भाई? देख रहे हो तुम लोग? अब गर्मी बहुत तेज है, समझ लो भाई। इतिहास का जो वर्णन है जम्मू कश्मीर के, कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। इसके लेखक कौन है? कल्हड़। जम्मू कश्मीर के बारे में जानना है तो पुस्तक कौन पढ़नी होगी? राजतरंगिणी। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के नोट कर लें, अपनी कॉपी में छाप लें।
अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, इतना नोट करें, फिर हम इसके आगे चलते हैं भाई। देखो अशोक के बारे में जो वर्णन है वो कहां कहां से मिलता है। तीन जगहों से मिलता है अशोक के बारे में जानकारी। तीन स्रोतों से मिलती है, है। तीन स्रोत कौन कौन से हैं अशोक की जानकारी के, समझते चले, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एक तो है शिलालेख। क्या है? शिलालेख। शिलालेख, शिलालेख क्या होता है? मतलब कि शिल माने पत्थर और लेख माने उस पर लिखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रमाण, हम समझाएंगे हर चीज को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चलें। दूसरा है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख हमने एक एक चीज क्लियर करवाई है, बस वीडियो को 2-3 बार देख लो, दिमाग में सारी चीजें एंट्री, बार बार रिपीट। स्तंभ लेख। और तीसरा है गुहा लेख। गुहा लेख, पुराने जमाने में राजा जानते थे कि अगर हम अपनी जानकारी किताबों में लिखवा के रखेंगे, किताबें फट जाएंगी, जानकारी खत्म। राजा क्या करते थे? अपनी जानकारी या तो शिला यानी पत्थर पे लिखवा देते थे, जिससे कि जानकारी हमेशा हमेशा के लिए प्राचीन समय तक बनी रहे। और या तो क्या करते थे? जानकारी अपनी स्तंभ लेख यानी कि स्तंभों में बड़े बड़े खंबे, स्तंभ बनवा दिए, उन पर हम क्या करते थे? अपनी जानकारी राजा लोग अपनी लिखवा देते थे। ये पॉइंट्स हैं। फिर क्या है? शिलालेख, मतलब शिलालेख में क्या करते थे राजा? या तो जानकारी अपनी पत्थरों पर लिखवा देते थे, पत्थरों पर इसलिए लिखवाते थे कि जानकारी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। स्तंभ लेख, बड़े बड़े स्तंभ बनवाए, उन पे लिखवा दिया। गुहा लेख, गुफाओं में लेख। देखो समझ लो भाई, शिला पत्थरों पर, पत्थरों पर लेख, पत्थरों पर लेख, पत्थरों पर लेख लिखाना। पत्थरों पर लेख लिखाने से स्तंभ लेख, स्तंभों, स्तंभों पर लेख लिखाने से। और गुहा लेख, गुफाओं में, गुफाओं में लेख। हम वही चीजें बताएंगे जो पेपर में आए। ये नहीं है कि हम पूरी इतिहास तुम्हें बता दें, ये तो है नहीं पूरा इतिहास रख दे। तुम्हें तो पेपर निकालना है, कोई वो तो है नहीं कि लिख लिख के रखना। अपनी जानकारी के लिए लिख लो, जब तुम्हारे पेपर आए तो रिवीजन कर सको। लिखाने से। शिलालेख का मतलब समझे? पत्थरों पर लिखवा देते थे कि खत्म ना हो कभी। स्तंभ लेख का मतलब समझे? स्तंभों पर लिखा देते थे। और गुहा लेख का मतलब गुफाओं के अंदर लिखवा देते थे। अभी तक 14 शिलालेख पता चले हैं। किसके? यानी कि 14 शिलालेख, शिलालेख मिले हैं। कितने मिले हैं? 14 शिलालेख, जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। 13वें शिलालेख में, अब देखो कैसे याद रखोगे 13वें शिलालेख में? अच्छा ये बताओ, 13 नंबर काय से रिलेटेड है? 13 मतलब 13वीं, और 13वीं में आदमी क्या होता है? निपट चुका होता तभी होती है। एक चीज याद रखें, 13वें शिलालेख में कलिंग में 1.5 लाख लोग मरे थे। कितनी 13वीं हो गई? 1.5 लाख लोगों की। ना कोई 13वीं करने वाला बचा, ना कोई आदमी बचे। दुनिया खत्म कर दी थी कलिंग की। किसने? अशोक ने। अशोक ने दुनिया खत्म कर दी थी कलिंग की। कलिंग का युद्ध अब तक का इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था।
मतलब भारतीय इतिहास में इतना बड़ा युद्ध अभी तक नहीं हुआ था जितना कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ये कलिंग ट्रिक कैसे बताई, 13वें शिलालेख में, मतलब 13वीं हो गई, 13वें शिलालेख में 13वीं कर दी अशोक ने सबकी। तो याद रखें 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। ये एक ट्रिक बताई हमने। 13वीं के बारे में तो पूरा भारत जानता है भाई, क्योंकि हिंदू कल्चर से रिलेटेड हो चाहे जो भी, समाज में सभी कल्चर हैं, एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन है। और यही शिलालेख इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इतना पॉइंट नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, कलिंग युद्ध की जानकारी फुल देते हैं तुम लोगों को। चलो फटाक से नोट कर लो इतना पॉइंट, फिर हम आगे चलते हैं भाई। देखो अब चलते हैं कलिंग। कहाँ चलते हैं? कलिंग चलते हैं, बिल्कुल पहुंचो कलिंग में। उड़ीसा में है कलिंग। यानी कलिंग जो है, देखो उड़ीसा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम कलिंग पे चलेंगे। पहले नंबर लिखते हैं कलिंग। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली। राजधानी बेटा तोसली, याद रखें राजधानी तोसली। तो हमारे जितने साथी देख रहे हैं सभी अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइबर बढ़वाते रहें। 1000 आने पर लाइव क्लासें चलेंगी, 1.5 घंटे 2-2 घंटे, जितनी मैराथन, जान झोंक देंगे तुम लोगों के लिए। तो कलिंग युद्ध जो था, कलिंग की राजधानी तोसली, ये प्राचीन नाम था उड़ीसा का, यानी उड़ीसा थी ये। क्या थी? उड़ीसा। प्राचीन नाम उत्कल। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल, प्राचीन नाम है ये उड़ीसा का। किसका नाम है? प्राचीन नाम है उड़ीसा का, उत्कल। देखो भाई उत्कल दिवस कब मनाते हैं, ये भी एक पॉइंट आ गया दिमाग में, तो तुम्हें बता देते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं। उत्कल दिवस, उत्कल दिवस 1 अप्रैल, 1 अप्रैल याद रखें भाई, 1 अप्रैल यानी है उत्कल दिवस। अब हम चल रहे हैं कलिंग। कलिंग युद्ध हुआ 200, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध यानी कि अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद हो गया था। मतलब 269 ईसा पूर्व में वो बना था राजा, कौन? अशोक। और 261 ईसा पूर्व में युद्ध हो गया, यानी 8 साल बाद। कितने साल बाद? 8 साल बाद। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, हुआ था। अशोक ने किसको हराया था? अशोक ने नंदराम को हराया था। अशोक ने नंदराम को हराया था। यानी कलिंग का शासक कौन था उस समय? नंदराम। कलिंग फेमस किस लिए था? कलिंग प्रसिद्ध था हाथियों के लिए। नोट कर लें, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पहले इतना नोट कर लें भाई, ठीक है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलें। हम चल रहे हैं कलिंग। कलिंग की राजधानी है तोसली, और कलिंग फेमस था हाथियों के लिए और उपजाऊ भूमि के लिए। कलिंग पर सब राजा राज करना क्यों चाहते थे? क्योंकि कलिंग, साफ कर लें यार, पानी लगा है। देखो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। आज भी वहां पर कलिंग में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखें। तो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और किस चीज के लिए? अपनी उपजाऊ भूमि, अपनी उपजाऊ भूमि के लिए भी प्रसिद्ध था, के लिए प्रसिद्ध था। अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। अशोक चाहता था यहां पर अपना शासन कर लें, हाथी भी अपने और भूमि भी अपनी। अशोक ने आक्रमण कर दिया,
यहां पर बताते हैं इतिहासकारों के अनुसार 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। कलिंग युद्ध अब तक का सबसे विशाल भयानक युद्ध था। कितने लोगों की? 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। इस भयानक मंजर को देखकर अब बताओ, इतने लोग जब मर गए, चारों तरफ लाशें ही लाशें फैली थीं। अशोक कहने लगा हमने ये क्या कर डाला। इस युद्ध से अशोक एकदम से परेशान हो गया और उसका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया। उसने कहा बताओ हमने सब मारा, यहाँ की जनता ही खत्म हो गई, खेती कौन करेगा यहाँ पे? हमें चाहिए था टैक्स, क्योंकि राजा को चाहिए होता था कर किससे लेता था? किसानों से। जब किसान फसल उपजाएंगे, अच्छी फसल होगी, अच्छी मिलेंगे। हाथियों को रखने वाले नहीं मिले, महावत सब मर गए, मारे गए। तो उसने कहा क्या होगा, क्या ऐसी जमीन को लेके हम क्या करेंगे? पूरी जगह चारों तरफ लाशें लाशों के ढेर लगे थे। कुछ लोग तड़प रहे थे, हाथ कट गए, किसी के पैर कटे थे, क्योंकि युद्ध जो होते थे ना, तलवारों से लड़े जाते थे, भाले से लड़े जाते थे। तो क्या हुआ, बड़ा दर्दनाक मंजर हो गया। अशोक ये सब देखकर एकदम इस भयानक युद्ध की स्थिति को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ये पॉइंट है भाई। इस भयानक स्थिति को देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। यानी कि जो नंदराम था उस राजा को हरा दिया अशोक ने। अब अशोक जान गए कि कलिंग में शासन तो अपना हो गया। अशोक ने इसी युद्ध के बाद से प्रतिज्ञा कर ली, अब कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। यानी कि अपनी तरफ से अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर अब ये थोड़ी प्रतिज्ञा कर ली, राजा रहना है, अपनी तरफ से युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर कोई हमें लड़ने के लिए उत्साहित करेगा और आके हमारा राज्य छीनने की कोशिश करेगा तो युद्ध लड़ेंगे। इसका मतलब ये थोड़े कि अशोक ने प्रतिज्ञा कर लिया अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो राजा सारे जितने थे आसपास के जितने राजा थे सभी आक्रमण कर देते और अशोक का जितना राजपाट था हथियार लेते। लेकिन अशोक ने यह कहा हम अपनी तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, मतलब कि आज के बाद अपनी तरफ से युद्ध नहीं करेंगे कलिंग के युद्ध के बाद। लेकिन अगर कोई राजा हमारे राज्य पे आक्रमण करता है तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तरफ से अपनी ओर से युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है। एक चीज हमने तुम लोगों को बताई कि इस युद्ध के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। और कौन धर्म? और बौद्ध धर्म अपना लिया। एक पॉइंट हमें माइंड में इस टाइम आ रहा है, याद कर लें और नोट कर लें। चाणक्य के पिता का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। चाणक्य के पिता कनक ऋषि थे। कनक ऋषि, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये अगर तुम लोगों को दिख रहा हो पॉइंट तो नोट जरूर कर ले। चाणक्य के पिता का नाम कनक ऋषि था। ठीक है। और बौद्ध धर्म अपना लिया किन्होंने? अशोक ने। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और किसको? महेंद्र, यही थे इनको कहां पर भेजा भाई? अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा व महेंद्र, पुत्र का नाम अशोक के क्या था? महेंद्र। और भी पुत्र थे, कुणाल था एक पुत्र उनका। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा
और व महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा व महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। ठीक है, ये पॉइंट इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं तुम लोगों को लेकर। भाई बहुत अच्छे से तुम लोग सीख रहे हो, इतना नोट करो। अशोक के पुत्रों के नाम लिखा देते हैं और आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। अशोक के पुत्रों के नाम हम अभी लिखवा देंगे तुम लोगों को, इतना नोट कर लें और आगे चलते हैं भाई। अशोक के पुत्र, अशोक के पुत्र नोट करें। एक तो था कुणाल, एक था महेंद्र, एक था जालौक। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पुत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तुम लोग नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये सब पॉइंट्स तुम्हें जितने हमने बताए एकदम अच्छे तरीके से समझाए, और जो भी जानकारी जितनी भी तुम लोगों को छूट गई हो या फिर कोई विशेष प्रकार जानकारी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छी तरीके से पूरा वीडियो तुम लोगों ने देखा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो एकदम मस्त तरीके से, अच्छे से। और तुम लोगों की तैयारी बढ़िया चली रही है। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, हिस्ट्री को मन से समझ के कहानी तरीके से पढ़ के चलना है। एक एक पॉइंट समझ में आएंगे, जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम ट्रिक बता देंगे। 14 शिलालेख पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने 13वां शिलालेख बता दिया तुम्हें, कलिंग के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं। जय हिंद।